Today's topic is revaluation account. The nature of this account is nominal. ठीक है, तो क्योंकि नॉमिनल नेचर का है तो इसमें या तो एक्सपेंस, इनकम, लॉस और प्रॉफिट आएगा. ठीक है, और जो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, वो इस अकाउंट पे लगेगा. मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, ठीक है, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड. ठीक है, पर्टिकुलर, रुपीज, पर्टिकुलर एंड रुपीज. तो डेबिट साइड में सारे लॉसेस आएंगे एंड क्रेडिट साइड में सारे गेन्स आएंगे, है ना. तो ये वाला रूल लगा करके आप अगर इस कंसेप्ट के साथ करते हो तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. कुछ बच्चे क्या करते हैं, कई बार लॉसेस को भी जो है क्रेडिट साइड लिख देते हैं, तो आप रूल के हिसाब से करो. ठीक है, अब लॉसेस होने की दो ही वे हैं. आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, तो मे बी योर एसेट, ठीक है, डिक्रीज, है ना, तुम्हारी एसेट डिक्रीज होगी तो तुम्हें लॉस हो गया. लायबिलिटी अगर बढ़ गई तो तुम्हें प्रॉफिट लॉस हो गया. एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ गई तो वो प्रॉफिट है, और लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम हो गई तो वो भी हमारे लिए प्रॉफिट है. और कोई न्यू एक्सपेंस या न्यू इनकम दी है तो वो भी इधर ही आएगा. ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों लॉस है और लॉस का नेचर भी नॉमिनल होता है. कोई एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया है तो वो एक्सपेंस भी हमारे लिए जो है नॉमिनल नेचर का है और एक तरह से लॉस है, तो उसको भी हम रिवैल्यूएशन में डेबिट ही करेंगे. और कोई भी इनकम दी है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. ठीक है, अगर जर्नल एंट्री में ये आता है तो अभी तो मैंने बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या होता है, डेबिट होता है फॉर एवरी लॉस. ठीक है, टू एसेट्स. अब देखो, डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट. ठीक है, टू लायबिलिटी इंक्रीज, इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट. ठीक है, एंड फॉर एवरी प्रॉफिट्स, ठीक है, या तो एसेट्स बढ़ रही होंगी या लायबिलिटी. एक्सपेंस एंड इनकम बहुत रेयर दी होती है, एसेट एंड लायबिलिटी से ही हमको जो है इसको करना होता है. ठीक है, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर डेबिट, एंड फॉर एवरी प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. तो ये जर्नल एंट्रीज होती है रिवैल्यूएशन की, और अगर अकाउंट के फॉर्म में बनाना हो तो हमें ऐसे बनाना होता है. लेकिन है ना, अब यहाँ पर हमें आपकी मैथ्स के साथ साथ थोड़ा इंग्लिश का भी आपको थोड़ा इसमें ध्यान देना है. जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है, नहीं तो उसमें भी बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बैलेंस शीट में आपको स्टॉक दिया है 55,000 का. ठीक है, और एडजस्टमेंट में दिया है स्टॉक is increased to 60,000, है ना. तो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, टू वर्ड है तो मतलब 5,000 रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो गई. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें 5,000 का, यहाँ पर क्या वर्ड गिवन है, 2. और अगर लिखा है स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय, अभी कौन सा वर्ड है, बाय वर्ड है. ठीक है, 5800, तो ये 5800 रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होंगे. और अगर लिखा है स्टॉक इज डिक्रीज टू, ठीक है, स्टॉक इज डिक्रीज टू 54,000. ठीक है, तो यहाँ 1,000 का हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है. और लिखा है बाय 2,000, तो यहाँ पर भी 2,000 का लॉस है. तो मतलब 2 एंड बाय, इस फर्क को आप समझो. अब इसमें एक और लैंग्वेज होती है स्टॉक, ये CUET में भी आ सकता है. आपके स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें मैंने देखा है टीचर्स ये बहुत सारे
तो जो है इस तरह का कंसेप्ट डालते हैं। देखो अकाउंट्स कॉन्सेप्चुअल है, मशीनरी पे हो चाहे किसी भी एसेट्स पे हो सेम रूल लगेगा। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, स्टॉक इज फाउंड या वर फाउंड वर्ड आया है, ओवर वैल्यूड बाय 10%। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन थे, ठीक है, उनमें ये जो स्टॉक दिया था, दिस इज देयर प्रेजेंट वैल्यू इज 100%, नाउ वी हैव टू डिक्रीज इट और इंक्रीज इट, बट नाउ द क्वेश्चन इज डिफरेंट। ठीक है, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब बैलेंस शीट में जो ये स्टॉक की वैल्यू दी है ये 10% से ओवर वैल्यूड पाई गई है ना, हिंदी में हम इसे कन्वर्ट करें, यानी कि ये वैल्यू 100% वैल्यू नहीं है, दिस इज दी 10% इंक्रीज वैल्यू, दैट इज 110% वैल्यू। तो अब हम कैसे निकालेंगे, पहले तो फाउंड ओवर वैल्यूड है तो मतलब अब हमें इसे कम करना है, तो दिस इज एन लॉस, ये एक लॉस हो गया। और अब हम इसे कैसे करेंगे, शॉर्टकट बता रही हूँ, कई बच्चे एक्स वाला मेथड, आपने एक्स वाला करना है, ये भी रिक्वायर्ड ऑलवेज 100% वैल्यू, 100% वैल्यू ही हमें चाहिए होती है। ठीक है, और क्योंकि ये 10% से ओवर वैल्यू है तो 110 करेंगे, तो अब इसकी जो न्यू वैल्यू आ गई वो 50,000 आ गई, तो यहाँ पर हमें लॉस हुआ कितने का, 5,000 का। ठीक है, अब देखो इसी की दूसरा, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, नहीं सॉरी अंडर वैल्यूड बाय 20%। ठीक है, अब जो ये हमारा स्टॉक है ये 20% से अंडर वैल्यूड पाया गया है, मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी है दिस इज नॉट 100%, दिस इज 20% लेस, दैट इज 80%, बट वी रिक्वायर नाउ व्हाट इज द वैल्यू, मतलब 100% वैल्यू क्या है। तो अभी हम क्या करेंगे, मतलब फाउंड अंडर वैल्यूड है तो अब हमें इसकी वैल्यू बढ़ानी है, तो पहले तो आप ये कैचअप करो कि ये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और अब हम कैसे करेंगे, 55,000 इंटू 100/80। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी, क्या इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, 55,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 68,750, है ना। तो इसका मतलब आपका स्टॉक जो है 13,000 प्रॉफिट हुआ, और वो भी कितने अमाउंट का हुआ, 13,750 का यहाँ आपको स्टॉक में प्रॉफिट हो गया। तो टोटली यू हैव टू रीड केयरफुली एंड कन्वर्ट, उसकी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करो मैथमेटिकल फॉर्म में, फिर आगे है ना। 2 है मतलब 55 से 60 उसकी वैल्यू हो गई, बाय है तो 5800 से वो बढ़ रहा है, यहाँ पर भी वही 2 एंड बाय मैंने लॉस के लिए समझाया। और ये इज फाउंड ओवर वैल्यूड, मतलब ये वाली वैल्यू ओवर वैल्यूड है तो हमें यहाँ पे लॉस होगा। फाउंड अंडर वैल्यूड, तो यहाँ पर हमको जो है क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और निकालने का तरीका बहुत आसान है, ऊपर 100 रखो, जितने से ओवर वैल्यूड है उतनी परसेंटेज प्लस हो जाएगी, और जितने से अंडर वैल्यूड है उतनी परसेंटेज माइनस हो जाएगी। इसके अलावा एक और जो है हमें दिक्कत करता है वो है डेटर्स वाला। आपको डेटर्स दिए हैं 70,000 लेस प्रोविजन 7,000 और 63,000 इनकी वैल्यू है। ये जो प्रोविजन है, दिस प्रोविजन इज मेड दैट देयर माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स इन नियर फ्यूचर, है ना, प्रूडेंस कंसेप्ट पे बेस्ड होके हम प्रोविजन बनाते हैं। अब अगर क्वेश्चन कहता है डेटर ऑल डेटर्स आर फाउंड गुड, तो मतलब ये जो तुमने प्रोविजन बनाया था नो लॉन्गर नीडेड, वो अब आपको चाहिए नहीं, तो ये प्रॉफिट हो गया, आप रिवैल्यूएशन में से क्रेडिट करोगे। अगर लिखा है बैड डेट्स हो गए 4,000 के, तो रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, क्योंकि आपने एंटीसिपेट तो 7,000 के किए थे और हुए अभी 4,000 के ही हैं।
तो आपका रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। बट अगर आ गया कि बैड डेट्स हो गए 10,000 के, तो फिर आपका 3,000 रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। क्यों आएगा डेबिट साइड में? क्योंकि आपने एंटिसिपेट 7,000 किए थे पर बैड डेट्स कितने के हो गए? 10,000 के। तो आप रिवैल्यूएशन में क्योंकि लॉस हो रहा है 10,000 को डेबिट करोगे। ठीक है। अब इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे अब हम डेटर वाली कर लेते हैं और दो इसकी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है वो कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपके बैड डेट्स हुए 2,000 के एंड प्रोविजन मेंटेन करना है 2%, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो आपका बैड डेट्स हो रहा है 2,000 का और आपको प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन बनाते समय ये पता होना चाहिए कि 70,000 आपके टोटल डेटर्स नहीं है क्योंकि उसमें से 2 बैड डिक्लेयर हो गए। तो नाउ योर डेटर्स आर 68,000, ठीक है। 68,000 का 2% बना लो, 0.61360। तो मतलब आपको बैड डेट्स 2,000 प्लस प्रोविजन चाहिए 1360 का, मतलब यू रिक्वायर्ड अमाउंट 3360, ठीक है। और आपका एंटिसिपेटेड अमाउंट कितना था? 7,000। स्टिल आपका एंटिसिपेटेड अमाउंट जो है लॉस के लिए ज्यादा था, तो अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो आप रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखोगे, ठीक है। 7,000 में से माइनस करोगे 3360, 6403, ठीक है। ये आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरह से है, बैड डेट्स हो गए 5,000 के एंड प्रोविजन बोला है मेंटेन करना है, प्रोविजन आपको मेंटेन करना है अभी 10%, ठीक है। तो अब आपको दो चीजें हैं, एक आपको बैड डेट्स है 5,000 के प्लस आपको प्रोविजन मेंटेन करना है। अगेन अब आपको ध्यान रखना है आपके टोटल डेटर 70,000 के नहीं है, 5,000 बैड हो चुके हैं। तो 65,000 का 10% मतलब 6,500। तो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड एज प्रोविजन इज 11,500 बट वी हैव ओनली 7,000। तो 4,500 का हमको यहाँ पर क्या हो गया है? लॉस हो गया है। तो यहाँ आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। और वो भी कितने का? 4,500 का। तो बेसिकली आपको कंपेयर करना होता है कि हाउ मच यू एंटिसिपेटेड एंड हाउ मच करंटली यू आर हैविंग, ठीक है। इफ योर एंटिसिपेटेड अमाउंट इज ग्रेटर देन यू आर इन प्रॉफिट, तो इट शुड बी क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। बट योर एंटिसिपेटेड अमाउंट इज लेस देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, देन यू आर इन लॉस, और ये इसमें आ जाएगा। यहाँ पर जर्नल एंट्रीज में भी ध्यान देना होगा। बैड डेट्स की हमेशा ये एंट्री होगी, पहली एंट्री तो आंख बंद करके कर देना, जो भी केस होगा बैड डेट्स टू डेटर, ठीक है। जैसे मैंने पहला वाला केस लिया 2,000 का, ठीक है। ये वाली एंट्री होगी आपका प्रोविजन इज सफिशिएंट फॉर कवरिंग योर बैड डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स, ये रिवैल्यूएशन में आएगा ही नहीं, ठीक है। अब आपको न्यू प्रोविजन मेंटेन करके रखना है इस केस में 1360। तो 3360 की अब हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं है, तो आप अपना प्रोविजन डिक्रीज करोगे। प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है 3360 टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दूसरा वाला केस लूं तो हमारे बैड डेट्स हो गए, ठीक है, 5,000 के। तो ये वाली एंट्री जिसको हम कहते हैं ना ब्लाइंड आई एंट्री, ये तो करनी ही करनी है बैड डेट्स टू डेटर।
अब आप अपना प्रोविजन कंपेयर करो। हमारे पास 7,000 का प्रोविजन है और बैड डेट्स में 5,000, मतलब योर प्रोविजन इज सफिशिएंट। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका प्रोविजन फॉर डीडी, डाउटफुल डेट्स। ठीक है, 2 बैड डेट्स कवर हो गया। उसके बाद वी रिक्वायर्ड न्यू प्रोविजन ऑफ 6,500 बट वी लेफ्ट ओनली 2,000। 5,000 तो बैड डेट्स में चले गए, पुराने प्रोविजन में अभी 2,000 बचे हैं, तो हमें 4,500 का प्रोविजन और बनाना है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ानी है, लॉस हो गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे रीवैल्यूएशन टू पीडीडी, क्योंकि पीडीडी 4,500 से हमको इंक्रीज करना है। ठीक है, इस तरह से रिवैल्यूएशन की, यही मेरे को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस लगते हैं। इसके अलावा अगर आपको दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी अपीयर्ड इन बैलेंस शीट, तो मतलब आप तो अपनी लाइबिलिटी पे कर रहे हो, लाइबिलिटी भी कम हो गई और दूसरी तरफ एसेट भी कम हो गई, नो प्रॉफिट नो लॉस। आपके जो ओनर हैं, पार्टनर हैं, वो स्टॉक लेके जा रहे हैं एट बुक वैल्यू, इफ दे आर टेकिंग द स्टॉक एट बुक वैल्यू, अगेन यू आर नॉट इन एनी लॉस। ठीक है, क्योंकि उसका नेचर क्या है बेटा, नॉमिनल, तो आपको कोई मतलब लॉस होना चाहिए या कोई गेन होना चाहिए, तभी वो रिवैल्यूएशन में आएगा। आपकी एक एसेट भी कम हो रही है और साथ में आपकी एक लाइबिलिटी भी कम हो रही है, तो नहीं आएगा। जैसे कि नया पार्टनर आता है, वो कैपिटल लेके आता है, तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, हम इसे कभी रिवैल्यूएशन में नहीं लिखते, क्योंकि एक एसेट बढ़ी, साथ में कैपिटल भी बढ़ गई, तो हमें कोई लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ। और एक चीज़ याद रखना, गुडविल कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आती। कभी कभी ऐसे दिया होता है, बैलेंस शीट में आपको गुडविल दी है, बैलेंस शीट में जो गुडविल दी है वो परचेज गुडविल होती है 50,000, और फिर नीचे लिखा गुडविल इज रिवैल्यूएट एट 70,000, दैट इज योर वैल्यूड गुडविल, और वैल्यूड गुडविल कैन नॉट बी अपीयर्ड इन बैलेंस शीट, तो वो आपकी बैलेंस शीट में इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही। हम पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं और वैल्यूड गुडविल के लिए हमेशा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियोज में हम एंट्री करते हैं, तो गुडविल भी कभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आती है।